नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्र आज फिर सैटरडे को आपके सामने वीकली फंडा लेके आया हूँ। हर सैटरडे को हम लोग डिस्कस करते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी एक नए टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक जो लिया गया है वो है ई कॉमर्स ड्राफ्ट पॉलिसी। जो नई ई कॉमर्स ड्राफ्ट पॉलिसी आई है उसके इर्द गिर्द आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से कंज्यूमर्स के बेनिफिट में इसको लाया जा रहा है। ड्राफ्ट पॉलिसी का मतलब ही यही हुआ कि गवर्नमेंट ने अभी पब्लिक डोमेन में उसे रखा है ताकि सारे स्टेक होल्डर जो भी इस बिज़नेस या जो भी इस चीज़ से रिलेटेड हैं वो अपने अपने व्यू पॉइंट दें और उसको इनकॉर्पोरेट करके गवर्नमेंट आने वाले दिनों में इसे बिल के रूप में पेश करेगी और इसे बिल बनाएगी। अब जब हम लोग बात करते हैं ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स अब एक जाना पहचाना और हमारे रोज़मर्रा जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। ई कॉमर्स बिजनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है जिसे हम लोगों ने पिछले 1.5 वर्षों के कोरोना कोविड पीरियड में देखा है कि किस तरह से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट जैसे नाम घर घर का हिस्सा बन चुका है कि हमारे रोज़मर्रे की ज़रूरतें, इतनी सारी ज़रूरतों को इन कंपनीज ने कितनी बेखूबी से बहुत सुंदर तरीके से निभाया है और घर बैठे सारी चीज़ें आराम से मुहैया कराया। तो इसके लिए तो सबसे पहले इन सारी कंपनीज़ को जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हैं आज के डेट में, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देने की ज़रूरत है। अब आते हैं कि ई कॉमर्स के नए बिल जो आए हैं, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसके क्या प्रोविजंस हैं, किस तरह से इसे बनाया जा रहा है, उस पर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग गौर करें तो ई कॉमर्स पूरी की पूरी इस बिजनेस लाइनअप में 4 स्टेक होल्डर हैं। तो सबसे पहला स्टेक होल्डर निश्चित रूप से वो कंपनीज हैं जो वो प्लेटफॉर्म बनाया है। जैसे कि मैं बात भी कर रहा था कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज जो पूरी की पूरी इस बिजनेस मॉडल को डेवलप किया है, मगर ये एक इंटरमीडियरी होते हैं। इंटरमीडियरी का मतलब होता है कि इनका काम होता है कि प्लेटफॉर्म बनाना और प्लेटफॉर्म को ढंग से चलाना। और इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सेलर्स, अलग अलग इंटरप्राइजेज आते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करते हैं और लॉजिस्टिक के माध्यम से कंज्यूमर के पास ये प्रोडक्ट पहुंचता है। मीन्स अगर इसका मॉडस ऑपरेंडी देखें तो कंज्यूमर बायर्स जो हैं वो प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं, अधिकतर समय ऑनलाइन, सर्टेन केसेस में कैश ऑन डिलीवरी, और फिर एक लॉजिस्टिक कंपनी जो इनके ही पार्टनर्स होते हैं वो चीज़ें उनके घर तक पहुंचाती है और इस तरह से सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। मगर इन प्रोसेस में जब मैंने कहा कि पिछले वर्षों में ई कॉमर्स बिजनेस इतना बड़ा बन चुका है, इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं, तो कुछ परेशानियाँ भी आनी शुरू हुई हैं। जब वॉल्यूम बड़ा होता है तो परेशानियाँ आती हैं। तो सरकार का एजेंडा बहुत ही क्लियर है कि किस तरह से कंज्यूमर को, जो बायर्स हैं, उनको एक बेहतर सुविधा, बेहतर एक्सपीरियंस ई कॉमर्स बिजनेस के माध्यम से मिल सके, उस पर पूरा का पूरा फोकस किया गया। तो क्या क्या फोकस किया गया, क्या क्या फोकस पॉइंट है? तो सबसे पहले जो ये ड्राफ्ट पॉलिसी है ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लाया है, यानी कि इसे अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही हम लोग देख सकते हैं कि ताकि कंज्यूमर के हितों की रक्षा की जा सके। ये बेसिक एम है इस प्रपोजल का। अगर हम लोगों ने देखा था कि फरवरी मार्च के महीने में एक आईटी इंटरमीडियरी बिल लेके आए थे कि जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म पे चलती है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, या जितनी भी इस तरह की कंपनीज हैं, उन्हें भी सरकार ने रेगुलेट किया है। तो यहाँ भी बहुत हद तक कुछ सिमिलर तरीके से जो ई कॉमर्स इंटरमीडियरीज हैं उनको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही है कोशिश? उसमें क्या प्रोविजंस रखे गए हैं कि एक ग्रीवांस ऑफिसर इन्हें अपॉइंट करना होगा, यानी ई कॉमर्स कंपनी को एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, एक कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर, जो कि 24/7 अवेलेबल होगा और कोऑर्डिनेट करेगी जितने भी इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं गवर्नमेंट के, उनके साथ। और ज़रूरत पड़ने पे कोई भी इंफॉर्मेशन, साइबर क्राइम से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, सरकार को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये इंफॉर्मेशन 72 घंटे के अंदर अंदर उनको मुहैया कराएगी, जो कि बहुत हद तक सिमिलर है। मगर जो मेजर परेशानी जो हो रही है ई कॉमर्स कंपनीज को, वो है ये फॉल बैक लायबिलिटीज़ को लेके। फॉल बैक लायबिलिटीज़ का मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो प्रैक्टिस था, क्या प्रैक्टिस था कि प्लेटफॉर्म पे जो सेलर्स अपने प्रोडक्ट सेल करते थे और बायर्स को अगर कुछ परेशानी होती थी, सेटिस्फैक्शन लेवल ठीक नहीं होता था, तो उनके ग्रीवांसेस को अधिकतर ये प्लेटफॉर्म कंपनी क्या करती थी, कहती थी कि आप सेलर से डायरेक्ट बात कर लो और अपने चीज़ों को रिजॉल्व कर लो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व कर लो।
मगर अब ये कहा जा रहा है फॉल बैक लायबिलिटीज़ के अंतर्गत कि ये प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करती है, जो कंपनीज अमेजोन या अधिकतर कंपनी, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनके ऊपर लायबिलिटीज़ आएगी कि अगर कोई भी ग्रीवांसेस बनता है तो उसे उन्हें सॉल्व करना होगा और कस्टमर डायरेक्टली उनके पास ही कंप्लेन लेके जाएंगे। इंस्टेड ऑफ हर सेलर से अलग अलग बात करें, वो एक ही जगह उन्हीं से बात करेंगे और उनको ही ये सॉल्यूशंस देने होंगे। दूसरा जो फैक्टर, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत कॉमनली यूज होती है, वो होती है फ्लैश सेल की। यानी ऑल ऑफ सडन किसी पर्टिकुलर डेट में, पर्टिकुलर टाइम में ये कंपनी फ्लैश सेल करती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो फ्लैश सेल कंज्यूमर्स के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। कंज्यूमर्स के लिए अगर है भी तो अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो कॉम्पिटिटर्स के लिए अच्छा नहीं है। जो भी दूसरे ई कॉमर्स कंपनीज हों या फिर जो बाकी रिटेलर्स हैं, उनके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो फ्लैश सेल की मनाही की गई है कि फ्लैश सेल नहीं कर सकते हैं। हाँ, कन्वेंशनल सेल जो डिस्काउंटिंग आप करते हैं उसमें रोक नहीं है, मगर सडनली इस तरह के फ्लैश सेल जो कॉम्पिटिटर्स को बहुत ज़्यादा आप नुकसान करते हैं या इन्वेस्टर्स के लिए या बायर्स के लिए अच्छा नहीं है, तो ऐसी चीज़ों पे रोक लगाने की बात की गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनिपुलेशन का, जो सर्चेज मैनिपुलेशंस होते हैं। मीन्स जब भी आप बाई करने जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप कोई चीज़ जब खोजते हैं तो इनके पास इनका जो एल्गोरिदम है इतना स्ट्रांग है कि अगर वो चाहें तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऊपर दिखा सकते हैं, और जिसके प्रोडक्ट पहले दिखेंगे, ऊपर दिखेंगे, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलने की संभावना अधिक होती है। तो उस मैनिपुलेशन को बंद करने की बात कही गई है कि आप किसी भी तरह से सर्च में कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी को भी अनवांटेड बेनिफिट देने की कोशिश नहीं करेंगे। अधिकतर जो ट्रेडर्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, उनका कहना है कि इस तरह की कंपनीज कुछ सेलर्स को ज़्यादा बेनिफिट दिलाते हैं, जिसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, जिसको रोक दिया जाए। इसके लिए ये प्रोविज़न लाया गया। जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हर कंपनी को DPIIT में अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। DPIIT का मतलब क्या हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इनके तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। इसमें एक और प्रोविजन रखा गया है कि FDI रूल के अंतर्गत, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल है इंडिया में, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जब ये कंपनी कोई प्लेटफॉर्म बनाती है तो उनके जो एसोसिएट इंटरप्राइजेज हैं, मीन्स जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका ही स्टेक हो, ऐसे कंपनी के प्रोडक्ट्स वो अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं सेल कर सकते हैं। और इसको लेके पिछले साल कई सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो इस पे भी एक रोक लगाने की बात की गई है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि चूंकि कंज्यूमर्स के सारे डेटा पॉइंट, सारे के सारे इंफॉर्मेशंस, उनके परचेजिंग बिहेवियर, सब कुछ इस कंपनीज पे के पास होता है, तो उसको वो किसी भी रूप में यूज नहीं करेगी अनटिल अनलेस आपने रिटन कंसेंट लिया हो उस इंडिविजुअल से। जब तक नहीं लेंगे तो आप उसको मिसयूज नहीं करेंगे, जो नॉर्मली अधिकतर समय होता है। तो उस पर ध्यान रखने की बात कही गई है, क्योंकि होता क्या है कि अधिकतर समय जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो चेक बॉक्स में टिक करके रहता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको वो देखना होगा, उसको बताना होगा कि भाई आप चाहते हो कंसेंट देना तो कंसेंट दो, नहीं देना चाहते हो तो कंसेंट मत दो, ताकि मैं आपके डेटा को, पर्सनल डेटा जो भी हैं इंडिविजुअल्स के, उसको मैं किसी तरह से यूज या मिसयूज ना करूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखा गया है। एक और एस्पेक्ट बोला गया है कि भाई जितने भी इस तरह की कंपनीज हैं उनको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के साथ आना होगा, मिलना होगा, ताकि एक ब्रॉडर नेशनल हेल्पलाइन के साथ काम करना होगा। एक और एस्पेक्ट जो इसमें रखा गया है, जो शायद मैंने यहाँ लिखा नहीं है पॉइंट को, वो पॉइंट है कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को, इंपोर्टेड कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को आप सेल करते हैं, तो साथ ही साथ एक सिमिलर प्रोडक्ट जो इंडिया के हैं उसको भी दिखाना होगा। उसको दिखाने का पर्पस एक ही है कि ताकि मेक इन इंडिया का जो सपना चल रहा है हमारे देश का, उसको और बड़ा किया जाए। एक और रिस्ट्रिक्शंस रखा गया है लॉजिस्टिक कंपनी के ऊपर। लॉजिस्टिक कंपनी किसी कंपनी के लिए, लॉजिस्टिक कंपनी किसी भी तरह का डिफरेंशियल ट्रीटमेंट सेलर्स के बीच में नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेलर का प्रोडक्ट किसी भी कंज्यूमर तक तुरंत पहुंचा देते हैं और किसी सेलर्स का प्रोडक्ट को पहुंचाने में अगर वक्त लगाते हैं, तो इस तरह का डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं वो। इसको भी, इनको भी देखना होगा और इनको, प्लेटफॉर्म को भी ये चीज़ इंश्योर करना होगा कि सारे सेलर्स इक्वल हैं, उनके प्रोडक्ट्स जितना टाइम लगते हैं उतना ही टाइम। मतलब एग्जांपल लीजिए कि एक एक्स कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स तुरंत पहुंचा देता है लॉजिस्टिक वाला, मगर वाई कंपनीज
के प्रोडक्ट्स को पहुंचाने में देर करता है। तो जब इस तरह की सिचुएशंस आएगी तो क्या होगा कि हर बायर चाहेगा कि भाई एक्स कंपनी का ही प्रोडक्ट खरीदें, वाई कंपनी के प्रोडक्ट पे लोग ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे, जो कि गलत होगा। तो उसको भी, उस पर भी रोक लगाया गया। यानी कहने का मतलब है ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे व्यू पॉइंट इस तरह से बनाए गए हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस और बेहतरी तरीके से विदाउट एनी ग्रीवांसेस कंज्यूमर के लिए काम कर सके और कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल और बेहतर हो, और आने वाले दिनों में जिसके कारण क्या होगा कि ई कॉमर्स कंपनी और बड़ी होगी। अगर ग्रीवांसेस अधिक होंगे तो ई कॉमर्स कंपनी को भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि लोग फिर घबराने लगेंगे, ऑर्डर प्लेस करना नहीं चाहेंगे। अगर उन्हें लगे कि मुझे चीट किया जा रहा है किसी प्लेटफॉर्म पे जाने से, मुझे उस तरह के प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं जिसको बेचने में इनको इंटरेस्ट है, अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो बहुत लंबा समय तक वो बिजनेस मॉडल नहीं चल सकता। तो इन कारणों से ये सारी प्रोविजंस लाई गई है। तो जो मेरी समझ है इसमें वो यही है कि ये सारे प्रोविजंस लाने का सबसे पहला बेनिफिट तो कंज्यूमर्स को निश्चित रूप से मिलेगा, मगर अगर देखें तो इंडस्ट्री जो जो बड़ा हो रहा है और अगर वेल रेगुलेटेड रहेगा तो इंडस्ट्री भी आने वाले दिनों में और बहुत बड़ी होगी, क्योंकि जो जो लाइफ स्टाइल लोगों की चेंज हो रही है तो हमारी डिपेंडेंसी ई कॉमर्स कंपनीज पे बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, दोनों ही के केस में, प्रोडक्ट बाइंग में भी और सर्विसेज में ही, और आने वाले दिनों में और भी बेहतर होगी। तो गवर्नमेंट का एक राइट टाइम पे, एक राइट समय पे, एक राइट टाइप के प्रपोजल्स लाई है, और सारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं सारे लोग अपने अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं, कहाँ कहाँ उन्हें रेजिस्टेंस हो सकता है, किस किस जगह पे उन्हें परेशानी है। हो सकता है ये सारे के सारे पॉइंट्स फाइनल बिल में आ जाए, या हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस करके आए, ये समय बताएगा। मगर निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ई कॉमर्स एक पार्ट एंड पार्सल है हमारे लाइफ का, हमारे इकोनॉमी का भी पार्ट एंड पार्सल है, और ये आने वाले दिनों में बहुत ही प्रोग्रेस करने वाला है। जितना बेहतर होगा उतना हम कंज्यूमर्स, हमारे आपके जैसे कंज्यूमर्स के लिए बेहतर है। सो मुझे लगता है कि ई कॉमर्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशंस आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि रोज़ पेपर में और न्यूज़ चैनल्स में जो डिस्कशन होती रहती है ई कॉमर्स ड्राफ्ट पॉलिसी को लेके, वो उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आज देने की कोशिश की। इसी तरह से हर सैटरडे को मैं किसी न किसी वीकली फंडा के तहत कुछ ना कुछ नए इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका एक इकोनॉमी और फाइनेंस के प्रति एक जानकारी बढ़ सके। बाकी एपिसोड्स तो मैं करता ही हूँ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जो कि आपके रोज़मर्रा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरतें हैं। अगर आपने ये एपिसोड देखा और बाकी एपिसोड्स हमारे नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बाकी एपिसोड भी जाके देखें, ताकि आपको बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जिसके बारे में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन अगर थी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको समय पे मिलते रहें। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि इस चैनल के बारे में बाकी लोगों में भी चर्चा करें कि इस तरह का एक बेसिक चैनल जो कि शुद्ध हिंदी में आपके सामने चीज़ों को रखने की कोशिश कर रहा है, जो आप जिसको समझ भी सकते हैं, और अपने सजेशंस, अपने फीडबैक यूट्यूब पे आके हमेशा हमें देते रहें, हमारा हौसला वर्धन करते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।